नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स की जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनका जो बिजनेस है ये भी एक हाई ग्रोथ सेगमेंट में काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसी ना किसी कंसर्न की वजह से इस समय पे ये सारे के सारे स्टॉक हमें गिरे हुए मिल रहे हैं। और जैसे हम सबको पता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग जो कि वॉरेन बफेट सर प्रमोट करते हैं, इस सिचुएशन में काफ़ी अच्छी होगी जहां पे जो शेयर बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसी के साथ साथ जो अच्छे स्टॉक्स हैं इस पे हमें गिरे हुए मिल रहे हैं 15 से 20%, मतलब ये डिस्काउंट है। सो मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में जो भी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करना, और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा ऐसा स्टॉक है जिसको लेकर के मार्केट में पॉजिटिविटी काफी ज्यादा थी, फिर ऑल ऑफ द सडन यहां पे आती है मेजर गिरावट। और इस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया जो है ये 1993 में बनी थी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये ऑपरेट करती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग, होम अप्लायंस, क्लोज सर्किट, टेलीविजन, कैमरा, सीसीटीवी और ऐसे ही काफी सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। अगर हम इस कंपनी के मेजर सेगमेंट की बात करें तो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन के अंदर से 84% इनके रेवेन्यूज आते हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस से अप्रोक्सीमेटली 10% के रेवेन्यू आते हैं, और होम अप्लायंसेस से अप्रोक्सीमेटली 4% के। कंपनी की मार्केट कैप की बात करेंगे तो 80,000 का मार्केट कैप है। करंट स्टॉक का पीई 62.3 का है, आरओसीई 40 और आरओई 32 का है। अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूं तो एक मेजर करेक्शन से जा रहा है, और ये मेजर करेक्शन से क्यों जा रहा है इस पर मैं आऊंगा। लेकिन अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के रिजल्ट्स की बात करूं तो देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन एक डिसेंट तरीके से ग्रो कर रही है, बॉटम लाइन एक डिसेंट तरीके से ग्रो कर रही है, और ऑलमोस्ट कह सकते हो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में अच्छा खासा हमें जंप दिख रहा है। ईपीएस ग्रोथ भी दिख रही है। ईयर ऑन ईयर लेवल पर भी टॉप लाइन ग्रो कर रहा है और बॉटम लाइन ग्रो कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो सेंटीमेंट है वो इस समय पे खराब है। लेकिन ये कंपनी क्यों इतनी ज्यादा परेशान हो रही है? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ 4% के हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो, तब आप इसकी गिरावट को समझ पाओगे। अगर कोई प्रोडक्ट मैं 100 रुपए में बना रहा हूं और मैं उसको 104 105 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे पास जो मार्जिन बन रहा है वो करीब 3 से 4% के आसपास बन रहा है। और किसी भी सिचुएशन में अगर यहां पे वॉल्यूम खराब हो जाती है, मतलब मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा, तो इस सिचुएशन में मेरी जो कंपनी है वो मर सकती है, वो स्टॉक क्रैश कर सकता है। दूसरी चीज, किसी भी सिचुएशन में अगर रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, जैसे इनके केसेस में पीसीबीज हो गई या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो ये इंपोर्ट करते हैं चाइना से, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो भी इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये काफी ज्यादा हैम्पर करते हैं। लेकिन क्या इस वजह से स्टॉक के अंदर इतनी मेजर गिरावट हुई है? नहीं। अगर मैं आपको मार्केट टुडे का आर्टिकल दिखाऊं तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर जो मेनली गिरावट आपको देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ डिक्सन के वैल्यूएशंस हैं, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो जो इसका वैल्यूएशन चलता था, जो इसका मीडियन पी है 104 के आसपास चलता था, और एज ऑफ नाउ ये 60 के पी के आसपास मिल रही है, 62 के आसपास। और लास्ट टाइम 62 2023 के अंदर आया था, और उससे पहले ये 50 के पी के आसपास ट्रेड करती थी। लेकिन जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हो रही थी, इसको वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई मिले थे। अगर हम इसे स्टॉक की बात करें तो जो रीसेंट फ्री फॉल आपको इस कंपनी में देखने को मिल रहा है वो 28% के आसपास है, और ये जो फ्री फॉल था ये अप्रॉक्सीमेटली 33% तक चला गया था। अगर हम पास्ट में देखें तो ऐसा एक बार ऑलरेडी हो चुका है जहां पे ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 32% के आसपास गिर गई थी, और उसके बाद एक शार्प यहां से वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली थी 33% के आसपास की। फिर मार्केट के अंदर एक मेजर कंसोलिडेशन चला इस कंपनी को लेकर के। अगर हम बात करें आरएसआई की तो ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर इस समय पे हमें बिक रही है, मतलब काफी ज्यादा वैल्यूएशन इस समय पे करेक्ट हो चुके हैं। अब ये जो वैल्यूएशन आज तक सही दिख रही थी एकदम से करेक्ट क्यों हो गई? 30% किसी भी कंपनी का गायब हो जाना बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखोगे तो हमारे मेजर एक्सपोर्ट इस समय पे यूएस में हो रहे थे, और ये जो 4% का मार्जिन है ये हम यूएस से कमा पा रहे थे। लेकिन रिसेंटली जो टैरिफ लगे हैं उससे हमारे देश के अंदर काफी सारे ऐसे सेक्टर रहे हैं जो कि मेजर तरीके से हैम्पर हुए, जिस वजह से काफी सारी कंपनी इस समय पे क्रैश होते हुए दिखी है। अब यही जो टेंशन है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को देख करके लोगों को लग रहा है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हो सकता है अगले साल हमें एक टैरिफ की डील मिल जाए, जो कि ट्रम्प के साथ हमारी बातचीत चल रही है। सो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है टैरिफ हट जाए। अगर टैरिफ हट जाता है तो ये स्टॉक वापस से रिकवर कर सकता है। लेकिन एक और चीज आपको ये समझनी है कि अगर टैरिफ नहीं हटता तो यहां से भी ये स्टॉक करीब करीब 20 से 30% और गिर सकता है। अभी अपने मेजर
सपोर्ट के आसपास है। सो अगर आपको ये लगता है कि टैरिफ हट जाएगा, सो इसमें पोजीशन बिल्ड करना डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कोई भी कंपनी जो अपने ऑल टाइम हाई के रेवेन्यू कर रही है और नेट प्रॉफिट कर रही है, जब वो डिस्काउंटेड प्राइस पे दिखे, सो वहां पे पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये अच्छा स्टॉक है जो कि इस समय पे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। सो हमें वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। और 2026 के अंदर अगर ये थोड़ा सा और गिर जाता है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसके अंदर पोजीशन बिल्ड करूंगा। मुझे ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के आसपास आता हुआ दिख सकता है, अगर यहां से भी 10-15% का करेक्शन मिल जाए तो। अब बात करते हैं अपने दूसरे बिजनेस की, जिसका नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अगर मैं बात करूं 31,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये कंपनी आ रही है, 66 के पीई पर है, ROCE 42 और ROE 32 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम करंट देखें तो ये कंपनी काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में है। पीई वाइज 42 इसका मीडियन पी रहा है लास्ट 10 साल का। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 52 और अभी अपने पीई से थोड़ा सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड हमें दिख रही है, क्योंकि जो CDSL है वो बुल मार्केट का बिजनेस है। और अगर मैं बात करूं ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट की, सो यस, ऑल टाइम हाई से एक मेजर डिस्काउंट पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। अगर ये जो कंपनी है इस वाले सपोर्ट को तोड़ करके नीचे चली जाती है, जो इसका हिस्टोरिकली काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि है 1499 के आसपास, तो इस कंपनी में एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। मतलब 27% तक ये कंपनी और नीचे गिर सकती है। लेकिन जब तक ये कंपनी इसको तोड़ के नीचे नहीं जा रही, तो करीब करीब 11% के आसपास हमें इस कंपनी के बीच में कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ये कंपनी क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी है? यस। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल की, तो ये कंपनी बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। अगर हम CDSL के बिजनेस की बात करें, तो जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं, आपका स्टॉक डिपॉजिटरी में जाके सबमिट हो जाता है। अगर हम बात करें टॉप लाइन और बॉटम लाइन की, तो ये ग्रो कर रहा है। ईयर ऑन ईयर लेवल पे भी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रहा है। तो अगर हमारे शेयर बाजार के अंदर एक बुल रन आ जाए, तो जैसे ही बुल रन आएगा, CDSL, BSE, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ जाती हैं और इनके रेवेन्यू बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बुल रन नहीं आएगा तो ये कंपनी काफी ज्यादा स्टक रह सकती है। सो मेरा मानना यह है 2026 एंड के आसपास, स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट एंड के आसपास अगर बुल रन हमारा वापस आता है तो ये कंपनी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है। इसी वजह से स्टॉक को भी मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा। अगर मैं ऑल टाइम हाई से बात करूं इस कंपनी की, सो ऑल टाइम हाई से एज ऑफ नाउ ये जो कंपनी है हमें 26% का डिस्काउंट दिखा रही है। और कोई भी कंपनी अगर 30% या 40% मैक्सिमम केसेस में गिर जाए, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वो कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंट पे आ जाती है। इसी वजह से देखो 45% के डिस्काउंट के बाद एक अच्छा बाउंस बैक हमें यहाँ पे देखने को मिला। अगला जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है ITC होटल। अब ITC होटल को रखने के पीछे कुछ मेजर कारण है। सबसे पहली चीज लग्जरी। अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो लोअर मिडिल क्लास है उसके हाल बहुत ज्यादा बुरे हैं, और लोअर मिडिल क्लास एज ऑफ नाउ लगता भी नहीं है कि अभी कोप अप कर पाएगा। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास या जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो जो भी उनके ट्रैवल के प्लान्स हैं या लग्जरी होटल प्लान्स हैं, ये कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रहे हैं। और जो इंडिया है उसके अंदर एस्पिरेशनल क्लास काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से ITC होटल हो गया, इंडियन होटल जैसे कि ताज हो गया, यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी दिख रही है। इसलिए जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इंडियन लग्जरी मार्केट को लेकर के, ना कि जो लोअर मिडिल क्लास को मेनली टारगेट करती है। अगर मैं रिटेल की बात करूं तो ITC होटल 40,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ आ रहा है, मतलब एक मीडियम कैप का, मिड कैप का ये कंपनी है। स्टॉक का P 54, ROCE 9 और ROE करीब करीब 6 का है। ये एक हाई केपेक्स बिजनेस है, याद रखना, मतलब मनी इंटेंसिव बिजनेस है। और ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म में कुछ करेगा, नहीं। हमारे लिए अगर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ITC होटल हमें अच्छा दिख सकता है, क्योंकि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी है ये होटल इंडस्ट्री के अंदर, और इससे पहले सिर्फ इंडियन होटल ही आती है। PE की बात करूं तो जब से इसकी IPO आया है 2025 मई के अंदर, तो आप देखोगे इसका वैल्यूएशन इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है। बट प्राइस पर्सपेक्टिव से इस समय पे आप देखोगे ये प्राइस डिस्कवरी फेस में था और ऑलमोस्ट अपना प्राइस डिस्कवरी फेस कंप्लीट कर चुका है। मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे आकर के खत्म हो चुका है। अगर मार्केट के अंदर ग्रो आती है, पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, तो ये कंपनी भी ग्रो करते हुए हमें दिख सकती है। ईयर ऑन ईयर जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बॉटम लाइन जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो भी काफी पॉजिटिव आए हैं। सो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो फॉर श्योर यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखेगी। एक और चीज अगर हम ITC होटल में देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज क्या है
है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास तो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक अमेजिंग करेक्शन दिखाया 25% के आसपास। ठीक है, 25% करेक्शन क्यों आया? क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट अच्छे नहीं है, और ये अच्छी बात है। तो वापस से अगर ये 75 के आसपास हमें मिले तो एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आपको खरीदना है नहीं खरीदना, नहीं, ये टोटली आपकी खुद की कॉल है, अपनी एनालिसिस करना उसके बाद खरीदना। बट अगर मेरे को खरीदना है, इट्स माई चॉइस, राइट? तो मुझे खरीदना है तो मैं इस सिचुएशन के अंदर करीब करीब 187 के आसपास में देख रहा हूँ। मुझे लगता है एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करूंगा। इन सारे के सारे स्टॉक्स में SIP अच्छा रहने वाला है, बिकॉज मैं यहाँ पे 2 साल 3 साल 5 साल की बात कर रहा हूँ। और कभी भी कोई स्टॉक अगर हम बल्क बाय करते हो, मार्केट कंडीशन खराब हो जाती है तो बहुत मेजर लॉस हो जाते हैं। इसी वजह से SIP स्टॉक के अंदर SIP करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और यही मैं करने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट बनने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने फोर्थ एसेट की, जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ। अब ग्लोबल हेल्थ क्या है? मेदांता आपने नाम सुना होगा। लग्जरी हॉस्पिटल इनके हैं यहाँ पे, दुनिया में काफ़ी सारे अलग अलग हॉस्पिटल वाले सेगमेंट में ये काम करते हैं। मेनली कैंसर के लिए काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रहे हैं। अगर आप देखोगे जितने भी अमीर लोग हैं वो मेदांता की साइड जाते हैं। सो जैसे मैंने बोला, लग्जरी सेगमेंट हमारा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, पानी की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, खाने की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। तो इन सब के बेनिफिट किसे होंगे? हॉस्पिटल इंडस्ट्री को। अब देखो, ये चीज़ एज अ इंडियन मेरे लिए ख़राब है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर आप हॉस्पिटल सेगमेंट को देखोगे तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आएंगे। तो अगर हम इंडिया के एनवायरनमेंट को नहीं सही करते तो हॉस्पिटल वाले सेक्टर्स हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख सकते हैं। अगर हम बात करें, 31,000 का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। स्टॉक का PE 52 का है, ROCE 19 और ROE 16.5 का है, और डेट टू इक्विटी में डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर, मतलब कंपनी के ऊपर कोई लोन वोन नहीं है। स्टॉक में एक मेजर गिरावट है, इस पर मैं वापस आऊँगा। और अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यूज़ हैं ऑल टाइम हाई, जैसे मैं बोला इंडिया के हाल बुरे हैं, तो भाई हॉस्पिटल के अंदर एडमिट तो होना ही पड़ेगा। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू हाई है। टॉप लाइन अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर, वो भी ग्रो कर रही है, नीचे ऊपर हर तरीके से। अगर हम बात करें हॉस्पिटल सेक्टर की, जैसे मैक्स हेल्थ हो गया, अपोलो हो गया, ये ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें इस समय पे ग्लोबल हेल्थ दिख रहा है। अगर हम ग्लोबल हेल्थ को चार्ट पर देखें तो जब से इसका IPO आया है, ये वन ऑफ दोज IPO रहा है जिसने एक्चुअली अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 2022 में इसका IPO आया था, और मेदांता आप देख सकते हो 2022 से अभी तक एक अच्छी ग्रोथ दे चुका है, और इस समय पे जो है हमें एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में दिख रहा है, और ऑल टाइम हाई से भी यहाँ पे जो गिरावट है 27% के आसपास की हमें ऑलरेडी दिख रही है। अगर हम बात करें ओल्ड सपोर्ट से, तो जो इसका सबसे पुराना सपोर्ट रहा है इस समय पे, वो रहा है करीब करीब 99 के आसपास। ऑल टाइम हाई से 33% के आसपास क्रैश किया था, उसके बाद वापस चल गया था, बट मेरे हिसाब से इतना नहीं जाना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और ओवर सोल्ड जोन के आसपास ये जो कंपनी है ये आ चुकी है, और जिस हिसाब से हमें ये टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिवर्स। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से एक मेजर रिवर्सल हमें आता हुआ दिख सकता है। आप देखो यहाँ पर भी एक मेजर रिवर्सल बनता है, एक यहाँ पर भी मेजर रिवर्सल बनता है। ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। अगर आपको जानना है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, सो आप मुझे बता देना, एक वीडियो के अंदर मैं ये भी आपको सिखा दूंगा। सो ये तो 4 स्टॉक्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अब 5वें सेगमेंट की बात करता हूँ, इसका नाम है निफ्टी IT। अब निफ्टी IT की PE को देखेंगे तो भाई साहब, मतलब आप देख सकते हो 24 के PE पे एवरेज रहता था, आज की डेट के अंदर 27 के PE के आसपास हमें मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में 27 पे था, आज 27 के आसपास आ चुका है। मतलब वैल्यूएशन अपनी रीजनेबल प्राइस के आसपास है। 1 साल के अंदर भी वैल्यूएशन हमारी रीजनेबल होती जा रही है। लेकिन आप देखो, जब जब ये 25 के आसपास गया है, जब ये 25 के PE के आसपास गया है, तब यहाँ पे हमें एक काफ़ी मेजर पुल बैक देखने को मिला है। कितने परसेंट इस समय पे निफ्टी IT हमारे डिस्काउंट के ऊपर है? इस समय पे जो निफ्टी IT हमारे डिस्काउंट हमें मिल रहा है ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली 15%, और यहाँ तक पहले था 27% के आसपास। सो एज ऑफ नाउ पोजीशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं। मैं निफ्टी IT की बात कर रहा हूँ, टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड और इन सब की बात नहीं कर रहा। निफ्टी IT प्योर IT की बात हो रही है। यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंट इस प्राइस पे हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ टाइम के बाद यहाँ पे टच करके ये बाजार से नीचे आ जाए, तो उस केस के अंदर जब एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा तब मैं यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करूंगा। मेरे हिसाब से अब ये एक लो रिस्क वाली कैटेगरी में आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय तक इसने कोई रिजल्ट्स नहीं बनाए, और जैसे ही
आईटी इंडस्ट्री थोड़ी सी भी सही होती है, मुझे लगता है एक डिसेंट अप मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये याद रखना, ये सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, तो शॉर्ट टर्म के अंदर ये हमेशा रिस्की होने वाले हैं। अगर हमें इन्वेस्ट करना शेयर बाजार में तो हमेशा लॉन्ग टर्म अगर हम सोचे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी एज अ इन्वेस्टर, और हमारा रिस्क भी मिटिगेट हो जाएगा। और अगेन ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मैं क्या करने वाला हूँ 2026 और 2030 तक, ये मैंने आपके साथ आज शेयर करी। ये स्टॉक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, सो मैंने आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर करी है, कोई टिप नहीं है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन मैं ये चीज बता दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।